हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि अभी हमारा डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस का फुल कोर्स चल रहा है और डिटर्मिनेंट्स चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आया है और अभी हम प्रीवियस डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी 4 लेक्चर इसमें मैंने ले लिए हैं और काफ़ी सुंदर सुंदर क्वेश्चन देखे हैं। अभी 2 लेक्चर हम और लेंगे इस पर और जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन है वो ख़त्म करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले सबको बताना चाहता हूँ, दिस इज़ आर ईमेल एड्रेस road2it12@gmail.com। आप यहाँ पे हमें अपने डाउट्स, क्वेरीज एंड सजेशंस भेज सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, पीछे से जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्लाइड्स हो चुकी हैं। ओके, ये हो गया, ये हो गया, ये वाला क्वेश्चन। वाह, JEE एडवांस 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या बोल रहा है हमें कि लेट ए लैम्बडा एंड म्यू, ए हेयर, lambda here and mu belongs to R. Consider the system of linear equations. These two equations are given. Which of the following statement is or are correct? Multiple choice question है ये। ठीक है, तो मतलब एक से ज़्यादा आंसर पॉसिबल है इसमें। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब हमें अल्टीमेटली यही चेक करना है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए लैम्बडा एंड म्यू द सिस्टम इज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस और हैव यूनिक सॉल्यूशंस और हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशंस। ठीक है, मतलब कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी की जो कंडीशंस थी हमने पढ़ी थी वही हमें चेक करनी है। तो चलिए पहले मैं एक बार क्वेश्चन अच्छे से लिख देता हूँ। क्वेश्चन में हमें दिया है ax प्लस 2y इज इक्वल टू लैम्बडा। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, नो प्रॉब्लम। एंड दिया है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू म्यू। नो प्रॉब्लम। चलो, अब पहला चीज़ हम चेक करते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन कब होता है। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, आप सबको कंडीशन याद होनी चाहिए। यूनिक सॉल्यूशन तब होता है कि जब d नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब डिटर्मिनेंट d मतलब क्या होता है, d मतलब होता है 10 a 2 3 - 2। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशंस, कोफिशिएंट ऑफ x एंड y, उसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू जीरो। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलो, तो यहाँ से मुझे मिलेगा -2a -6 नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स a नॉट इक्वल टू -3। ये कंडीशन से हमें मिलता है यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन गाइस, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए तो देखिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए इफ a नॉट इक्वल टू -3 देन द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू। और लैम्डा और म्यू से यूनिक सॉल्यूशन का कोई लेना देना भी नहीं है, तो ऑप्शन बी पहला तो हमारा हो गया करेक्ट। चलो, अब देखते हैं हम लोग कि इन्फाइनाइटली मैनी के लिए। तो इन्फाइनाइट मैनी के लिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो हमारे दो इक्वेशंस है, यहाँ पे हमारी इक्वेशन है ax प्लस 2y इज इक्वल टू लैम्डा एंड दूसरा है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, तो दोनों जो दो तीन जितने भी इक्वेशंस हो उसके जो कोफिशिएंट्स होते हैं, x के कोफिशिएंट का रेशियो, y के कोफिशिएंट का रेशियो और z के कांस्टेंट टर्म्स के कोफिशिएंट का रेशियो, वो होता है हमेशा इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा कि a/3 इज इक्वल टू 2/-2 इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू। ठीक है, इस तरह से मुझे मिलता है। तो यहाँ से अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, पहले ये टर्म लेता हूँ, ठीक है, ये दोनों, तो मुझे मिलेगा a इज इक्वल टू -3। गॉट इट, a इज इक्वल टू -3 यहाँ से मिलता है। एंड एक और चीज़ मुझे मिलती है यहाँ पे कि लैम्डा बाय म्यू इज इक्वल टू 2/-2 दैट इज -1। तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस म्यू, दैट मीन्स लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 0। एक ये भी कंडीशन मुझे मिलती है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो एक एक मिला मुझे a इज इक्वल टू -3 और एक साइड मिला मुझे लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 0। अब वो कौन से ऑप्शन में है वो चेक करते हैं। a इज इक्वल टू -3 फॉर then the system has infinitely many solutions for all the values of lambda and mu। oh, for all the values of lambda and mu है ये करेक्ट? नहीं, फॉर ऑल द वैल्यूज तो नहीं है। हमें क्या मिला है, लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 0, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू माइनस म्यू। ये जो वैल्यूज होगी इसके लिए ही इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अब तो ए तो हमारा पहली चीज हो गई कि गलत है, ये तो नहीं होगा। सी देखते हैं, इफ लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 0 देन द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस फॉर ए इज इक्वल टू -3। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, मतलब सी हमारा सही हो गया। देखो कि लैम्डा प्लस 0 भी होगा एंड साइमल्टेनियसली अगर ए इज इक्वल टू -3 है तो हमें मिल जाएगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो हमने सेकंड कंडीशन भी चेक कर ली। अब बारी आती है हमारी थर्ड कंडीशन चेक करने के लिए। ठीक है, दैट इज फॉर नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है बताओ। नो सॉल्यूशन के लिए हमें पता है कि हमें मिलना चाहिए d इज इक्वल टू 0
d इज इक्वल टू 0 मिलना चाहिए, एंड साइमल्टेनियसली d1 और d2 और समथिंग अगर d3 भी हो तो उसमें से एटलीस्ट एक बंदा हमें मिलना चाहिए नॉट इक्वल टू 0, एटलीस्ट एक होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये तो हमें पता है, आप इस तरह से भी चेक कर सकते हो, या फिर जो कोफिशिएंट वाला मैंने बताया कि जैसे इन्फिनिटी में सबका कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। अगर हमें नो सॉल्यूशन चाहिए, नो सॉल्यूशन चाहिए तो मैं कोफिशिएंट के बारे में बताऊं तो क्या होता है कि जो x और y का कोफिशिएंट होगा, जैसे कि यहाँ पे क्या था, ये वाला a/3 इज इक्वल टू 2/-2 वो इक्वल होगा, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, क्या है नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है कि a/3 इज इक्वल टू 2/-2 वो तो इक्वल होगा, लेकिन दैट विल बी नॉट इक्वल टू द कांस्टेंट वैल्यूज दैट इज लैम्डा बाय म्यू, ठीक है। ये कंडीशन होती है, यहाँ एक नॉन इक्वल टू की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहां से मुझे पता चलेगा कि अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो अगेन मेरा आ जाएगा a इज इक्वल टू -1, ठीक है, सॉरी a इज इक्वल टू -3 आएगा, 2 कैंसिल, तो ये -1 होगा, यहाँ तक जाएगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे अगर इन दोनों को कंपेयर करता हूँ फिर, तो 2/-2 नॉट इक्वल टू लैम्डा बाई म्यू, दैट मीन्स कि लैम्डा अपॉन म्यू नॉट इक्वल टू -1, दैट मीन्स लैम्डा प्लस म्यू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो कंडीशन आती है कि a इज इक्वल टू -3 एंड लैम्डा प्लस म्यू नॉट इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन है, देखिए कि लैम्डा प्लस म्यू नॉट इक्वल टू 0, देन द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन फॉर a इज इक्वल टू -3, मतलब ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है। तो इसका मेरा करेक्ट आंसर हो गया मेरा बी, सी एंड डी, ऑल थ्री आर करेक्ट आंसर्स, ठीक है, ऑल थ्री आर करेक्ट आंसर। ओके, तो हम लोगों को कंसिस्टेंसी के इक्वेशन के बारे में मैं एक चीज़ फिल से पीछे वाला जो पेज है जहाँ पे हमने इक्वेशन लिखा हुआ था वहाँ पे मैं जाके आपको समझा देना चाहता हूँ। ये वाला देखो, थ्री थ्री वाले के लिए ले लेते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो, ओके, या इस न्यूमेरिकल के हिसाब से लेते हैं, तो ये वाला था, ये टू वेरिएबल्स के लिए एक्स एंड वाई के लिए। देखो मैंने आपको पहले बताया कि डी नॉट इक्वल टू 0 तभी हमें मिल जाता है कि यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो डी नॉट इक्वल टू 0, तो अगर हम वेरिएबल के हिसाब से देखें, सपोज के यहाँ पे इक्वेशन क्या है, a1x प्लस b1y, लिख लेता हूँ मैं, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें d1 d2 ये हमने पूरा अच्छे से पढ़ा हुआ है, इसका मैंने बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया था, सबको याद भी है, ठीक है। लेकिन अगर हम कोफिशिएंट के बारे में देखें, कोफिशिएंट के हिसाब से, तो डी नॉट इक्वल टू को 0 मतलब क्या होता है कि उसका मतलब होता है कि a1 बाई a2, सॉरी a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ठीक है, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, दैट इज नथिंग बट d नॉट इक्वल टू 0 है ये। कैसे भैया, तो ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो a1 b2 माइनस a2 b1 नॉट इक्वल टू 0, और d भी वही है, d क्या होता है a1 b1 a2 b2 नॉट इक्वल टू 0। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यही आना है, ठीक है। तो अगर a के लिए d नॉट इक्वल टू 0 आपको कंपेयर करना है, ये एक्चुअली है ना सिर्फ अभी के लिए ट्रू होगा, मतलब कि 2x2 के लिए, 3x3 के लिए डिटर्मिनेंट्स पूरा डिफरेंट हो जाता है, तो उसमें ये ट्रू नहीं होगा, लेकिन ट्रू 2x2 जब होगा डिटर्मिनेंट तब ये ट्रू होगा। फिर ये एक हो गया हमारा। अगर यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो ये कंडीशन ले लो कि d कोफिशिएंट जो है वो दोनों कोफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि दिस इक्वेशन कंसिस्टेंट एंड हैज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस। अगर इनफाइनेटली मेनी की बात करें तो a1 बाई a2 कोफिशिएंट ऑफ x का रेशियो इज इक्वल टू होना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ y का रेशियो, और इज इक्वल टू होना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट का रेशियो। ये तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था और इस लेक्चर में भी हमने देख लिया। और इसी तरह से ये हमें इंडिकेट करता है ऑप्शन नंबर बी। और इसी तरह से अगर हमें चाहिए इनकंसिस्टेंट सिस्टम, मतलब कि नो सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी चाहिए, तो क्या करेंगे हम, a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2, ठीक है। आप इसे कैसे समझ सकते हो, देखो d नॉट इक्वल टू 0 चाहिए, d कब मिलेगा हमें, a1 a2 b1 b2 लेंगे तब, तो वो नॉट इक्वल टू है, तो यहाँ बीच में नॉट इक्वल टू। अब ये दोनों कंडीशन के लिए d इक्वल टू तो 0 ही चाहिए, तो देखो यहाँ पे भी d के लिए जो बनता है a1 a2 b1 b2 उसके लिए बीच में इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है। लेकिन ऊपर वाला जो केस है उसमें d1 d2 भी 0 चाहिए, तो यहाँ पे इक्वल ले लिया हमने, जबकि यहाँ पे d1 d2 में से एटलीस्ट एक नॉन जीरो चाहिए, तो यहाँ पे नॉट इक्वल ले लिया, ठीक है। तो इस तरह से आप कोफिशिएंट कंपेयर करके भी कर सकते हो। अगर आपको ये समझ में ना आ रहा हो तो हमारा ये जो नॉर्मल मेथड है कि d1 d2 फाइंड करने वाला जो मैंने आपको बताया था सीक्वेंस, जो इस पे बहुत ही अच्छा लेक्चर है, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है उन सबको तो वो देखना ही चाहिए कंपलसरी, ठीक है, तभी आपको ये सब पता चलेगा। तो अगर ये पता नहीं चल रहा है तो ये जो नॉर्मल मेथड मैंने सिखाया था पहले लेक्चर में वो तो आप याद रख ही सकते हो, ठीक है। बोथ वेज यू कैन सॉल्व। चलिए आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा सॉल्व हो गया, इसमें बी सी डी तीन ऑप्शन हमारे करेक्ट आ गए, ठीक है।
ओके ओके, अगेन गुड क्वेश्चन। एक्चुअली देखो इसी टाइप का क्वेश्चन हमने आगे भी सॉल्व किया था, लेकिन वहाँ पे लोग बोलते हैं कि रिपीट नहीं होता है। नहीं भैया, रिपीट होता है। अब देखो ये क्वेश्चन सेम हमने यहाँ पे किया था लास्ट लेक्चर में, देखो है, सिर्फ वहाँ यहाँ अल्फा लिखा है, वहाँ एक्स लिखा था, और सिर्फ ऑप्शंस डिफरेंट थे बस, बाकी क्वेश्चन तो सेम ही था। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है कि ए ग्रेटर देन जीरो बोला है सिर्फ। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी इज नेगेटिव। ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी इज नेगेटिव बोला है, देन इसका जो आंसर होगा फाइनल वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो हमें फाइंड करना है, नो प्रॉब्लम। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा बताओ। इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है, डी इज इक्वल टू, और यहाँ पे बी की जगह क्या है, बी की जगह टू बी है, तो फोर बी स्क्वायर माइनस फोर ए और सी, तो ए और सी ही है, ठीक है, तो इज इक्वल टू फोर इंटू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस ए सी, नो प्रॉब्लम। चलो ये अल्टीमेटली मुझे दिया है नेगेटिव, मतलब कि यहाँ से मुझे पता चला कि बी स्क्वायर माइनस ए सी इज नेगेटिव, वो मुझे क्वेश्चन में दिया है। कैसे मैंने पता किया, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव से मुझे ये पता चला, ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। अब इसको सॉल्व करते हैं, जैसा लास्ट टाइम सॉल्व किया था इसी तरह से हमें इस टाइम भी सॉल्व करना है। देखो फिर से बता दे रहा हूँ कि यहाँ मुझे ए बी बी सी है, ए एक्स प्लस बी, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे मुझे ए एक्स दिख रहा है, बी एक्स दिख रहा है, यहाँ ए है बी है, तो मैं क्या करूँगा, इसको पूरी कॉलम को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कर दूंगा ऐड, ठीक है। आप कॉलम के साथ भी कर सकते हो, आप रो के साथ भी कर सकते हो, डजेंट मैटर। तो यहाँ को इसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड कर दूंगा, तो ये दोनों टर्म्स चले जाएंगे। यहाँ बी सी है, यहाँ बी सी है सिर्फ, तो इसको माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड कर दूंगा। तो मैं अल्टीमेटली क्या करने जा रहा हूँ, सी थ्री इज इक्वल टू, आप बताइए, सी वन इंटू माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड करूंगा, प्लस सी थ्री तो है ही, एंड देन माइनस सी टू, मतलब सी थ्री माइनस सी वन एक्स, ये क्या हो गया अल्टीमेटली, सी थ्री माइनस सी वन एक्स माइनस सी टू। ये ऑपरेशन मैं करने जा रहा हूँ। अगर ये ऑपरेशन करूंगा तो ए बी, ए एक्स प्लस बी वो तो सेम का सेम रहेगा, सिमिलरली ये भी सेम रहेगा, ठीक है। ये एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ जाएगा तो ये दोनों टर्म कैंसिल, ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर जाएगा तो ये दोनों टर्म कैंसिल, तो यहाँ जीरो जीरो आ जाएगा। सिर्फ हमें लिखना है लास्ट टर्म। अब लास्ट टर्म के लिए क्या हो जाएगा, इसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, सॉरी, तो ये हो जाएगा माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, इसी तरह से इसको माइनस के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस बी एक्स माइनस सी, ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम, ये हो गया। तो इसको और एक स्टेप और लिखता हूँ, नो प्रॉब्लम। चलो थोड़ा और सिंप्लीफाई करके, जीरो बी सी जीरो, और ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ माइनस कॉमन तो अंदर आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी। चलिए अब इसको थर्ड कॉलम से ओपन करता हूँ, थर्ड कॉलम से, तो ये दोनों एलिमेंट जीरो है, सिर्फ यही एलिमेंट काउंट होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए क्या होता है, इज इक्वल टू हो जाएगा, माइनस लिखने के बाद क्या आ जाएगा, देखो माइनस लिखने के बाद ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी, ठीक है, माइनस लिखने के बाद ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी इंटू ए सी माइनस बी स्क्वायर। देखो फिर से, देखो देखो रे देखो, माइनस लिखने के बाद ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी इंटू ए सी माइनस बी स्क्वायर, ए सी माइनस बी स्क्वायर। चलो अब देखो माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी, अब माइनस साइन मैं इसको दे देता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, सॉरी बी स्क्वायर माइनस ए सी, और माइनस साइन यहाँ से मिटा देता हूँ मैं, ठीक है, माइनस साइन मैंने इसको दे दिया, नो प्रॉब्लम। चलो तो अब आप मुझे एक चीज़ बताओ कि ये जो है ये वैल्यू, ये वैल्यू मेरी होगी हमेशा के लिए पॉजिटिव, क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर जैसा फॉर्म हो रहा है, ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर जैसा। और यहाँ पे देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये वैल्यू मेरी हमेशा होने वाली है पॉजिटिव, दिख रहा है हमें, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स की वैल्यू हम लेंगे तो ये वैल्यू बड़ी ही आने वाली है। और एक और चीज़ हमें बोल दिया है, देखो यहाँ पे हमें बोला था ये ग्रेटर देन जीरो, अब ए भी ग्रेटर देन जीरो है, एक्स स्क्वायर तो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होने वाला है, ठीक है, तो इससे पता चल जाता है कि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, ये हमने जजमेंट निकाल दिया। अब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, वो हमें बोला था कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, मैंने आगे कंक्लूड किया था डिस्क्रिमिनेंट पर से कि वो होने वाला है नेगेटिव, तो ये मेरा होगा नेगेटिव, ये मेरा होगा नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मेरा आ जाएगा नेगेटिव, सो नेगेटिव इज माई करेक्ट आंसर। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी पता है, इसकी वैल्यू आएगी नेगेटिव, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज माई करेक्ट आंसर। आई होप ये भी क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन।
ओके ध्यान रखना, देखो ऑप्शन बी देखो आप, ए सी माइनस बी स्क्वायर इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी, क्या ये सही है? नहीं, देखो अगर ये ऑप्शन चाहिए ना हमें, तो यहाँ पे आगे माइनस चाहिए, जल्दबाजी में माइनस भूल के आप ये आंसर मतलब ऑप्शन नंबर बी टिक मत कर देना। देखो कितना कंफ्यूजिंग है ये, सिर्फ यहाँ पे अगर माइनस हो जाता तो ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाता, लेकिन माइनस नहीं है गाइस, तो हमारा ऑप्शन सही होगा सी। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके नो प्रॉब्लम। क्या बोला है? इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन, देन ए बी सी satisfy this equation are in AP, arithmetic progression, geometrical progression या harmonic progression। चलो पहले तो मैं इक्वेशन एक लाइन में लिख देता हूँ अच्छी तरह से, x प्लस 2ay प्लस az इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो नो प्रॉब्लम, x प्लस 3by प्लस bz इज इक्वल टू भी जीरो है, और x प्लस 4cy प्लस cz इज इक्वल टू भी जीरो है। ओ माई गॉड, जीरो जीरो जीरो, मतलब ये क्या है? ये तो है होमोजीनियस इक्वेशंस। अब होमोजीनियस इक्वेशन के लिए हमें बोला गया है कि हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन, ठीक है। अब फॉर द होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन टू हैव अ नॉन जीरो सॉल्यूशन दैट डेल्टा डी मस्ट इक्वल टू जीरो, मतलब डी की वैल्यू जो होती है वो होनी चाहिए जीरो। तो अब डी कब जीरो होगा? डी मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1 1 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, फिर 2a 3b 4c, 2a 3b 4c, और यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी सी, ठीक है। ओके नो प्रॉब्लम, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? जीरो, ठीक है। ओके कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, बताओ आप। कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है ए बी सी, यहाँ पे भी ए बी सी के टर्म में है, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्टली भी ओपन करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, या फिर 1 1 1 है, मैंने हमेशा बताया कि उसको जीरो में कन्वर्ट कर दो और फिर ओपन कर दो, तो वो भी सबसे बढ़िया तरीका है, तो मैं वही करूँगा। मैं क्या करता हूँ कि R2 को मैं करता हूँ R2 माइनस R1, ठीक है, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, और R3 को मैं करता हूँ R3 माइनस R2, तो माइनस R2 को यहाँ ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ओके, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? ये 1 2a तो वैसे का वैसा रहेगा, ये जीरो हो जाएगा, दिस माइनस दिस, तो ये जीरो, ये 4c माइनस 3b, और ये c माइनस बी। चलो और इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा 3b माइनस 2a, और ये हो जाएगा b माइनस ए, इज इक्वल टू है जीरो। ओके चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब फर्स्ट कॉलम से मैं ओपन कर दूंगा, तो 1 इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू माइनस दिस इंटू दिस इज इक्वल टू जीरो। चलो नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा 3b माइनस 2a, 3b माइनस 2a इंटू सी माइनस बी, इंटू सी माइनस बी, माइनस लिखने के बाद क्या है? 4c माइनस 3b इंटू बी माइनस ए, 4c माइनस 3b इंटू बी माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। 4c माइनस 3b इंटू बी माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको पूरा अच्छे से हम ओपन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा 3bc माइनस 2ac, माइनस लिखने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 3b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab। चलो यहाँ माइनस रखता हूँ अभी, फिर ये हो जाएगा 4bc माइनस 3b स्क्वायर, माइनस लिखने के बाद 4ac माइनस माइनस प्लस 3ab इज इक्वल टू है जीरो। चलो तो ये अभी पूरा ब्रैकेट ओपन करता हूँ, ध्यान से देखना, 3bc माइनस 2ac माइनस 3b स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस है ये 2ab, माइनस लिखने के बाद ये हो जाएगा 4bc माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3b स्क्वायर, यहाँ भी प्लस 4ac, और यहाँ माइनस 3ab इज इक्वल टू जीरो आ गया। चलो अब क्या क्या कैंसल आउट हो रहा है वो देखते हैं पहले। तो 3b स्क्वायर ने 3b स्क्वायर को मार डाला, यहाँ पे ये दोनों मर गए। चलो और क्या हो रहा है? देखो 3bc है, bc वाले टर्म्स, और यहाँ माइनस 4bc है, तो ये हो जाएगा माइनस bc। चलो माइनस 2ac है, और यहाँ पे क्या है? 4ac, तो ये हो जाएगा प्लस 2ac, और यहाँ पे है प्लस 2ab और माइनस 3ab, तो ये हो जाएगा माइनस ab इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 2ac इज इक्वल टू ab प्लस bc। और अब ये पूरे इक्वेशन को मैं करता हूँ डिवाइडिंग बाय ए बी सी से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये मुझे मिलेगा 2/b इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/a, ठीक है। 2/b इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/a, दिस इज नथिंग बट अ जनरलाइज इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये मुझे मिल गया, दिस इज माई फाइनल आंसर।
तो ए बी एंड सी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज माई करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, प्रीवियस ईयर्स ए ट्रिपल ई का क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ होमवर्क में, प्रीवियस ईयर्स है क्वेश्चन। अच्छा, ये मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन है, नो नो, डोंट वरी, इसको हम अभी कवर नहीं करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन। A1 A2 A3 हमें बोल दिया है जीपी में, और हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ये क्वेश्चन आप करोगे आज होमवर्क में। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, लॉग के कॉन्सेप्ट भी यूज होने हैं। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करो होमवर्क में, और मुझे इसका आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए बी सी आर डी, ऑप्शन नंबर आंसर के साथ मुझे करो कमेंट। ठीक है, ओके, इसका मैं पहले ही लेक्चर में, लास्ट टाइम जब नेक्स्ट लेक्चर में आऊँगा तब मैं आपको पहले ही लेक्चर में इसका आंसर सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, चलिए, तो इसके साथ मैं विदा लेता हूँ। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट करना ना भूले। चलिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।